चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। एम्बुलेंस सेवा कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना हुआ खत्म। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस कर्मचारियों का धरना खत्म हो गया है। 108, 102 सेवा ठप होने से मरीजों को हो रही थी परेशानी। तो लखनऊ से खबर है, लखनऊ के इको गार्डन पार्क में चल रहा धरना प्रदर्शन, प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा बुझाकर खत्म कराया धरना प्रदर्शन। श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव के आश्वासन पर यह धरना खत्म हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर एम्बुलेंस के कर्मचारी अनिश्चितकालीन पर धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन अब ये धरना खत्म हो गया है। 108 और 102 सेवा ठप थी। मरीजों के परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। लगातार मरीज के परिजन परेशान थे क्योंकि एम्बुलेंस सेवा ठप हो चुकी थी सूबे में। लेकिन अब उन लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि परिजनों को अब आसानी से एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाएगी। एम्बुलेंस के कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए थे, अब इनका धरना खत्म हो गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 108 और 102 सेवा ठप होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि 108 और 102 सेवा अब चालू हो जाएगी। जो एम्बुलेंस के कर्मचारी थे, धरने पर बैठे हुए थे, वो अब धरना अपना खत्म कर दिए हैं। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस सेवा कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना खत्म हो चुका है। 108 और 102 सेवा ठप होने से मरीजों को परेशानी हो रही थी। लंबे समय से, ज्यादा वक्त से ये कर्मचारी धरने पर बैठे हुए। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिस वक्त ये धरने पर बैठे हुए थे और लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे, 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर धरने पर कर्मचारी बैठे हुए हैं और अब कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन को खत्म कर दिया है। ये प्रदेश के लिए बड़ी खबर है क्योंकि लगातार आंदोलन और प्रदर्शन की वजह से लोगों को, मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब एम्बुलेंस कर्मचारी धरने से हटने के लिए मंजूरी दे दी है। उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया है। तो आश्वासन मिलने के बाद उनकी मांगे पूरी होगी। अब धरना बंद हो चुका है। आउटपुट हेड पूजा मोहन हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी अपडेट के साथ। पूजा, जिस तरीके से लगातार कर्मचारी धरने पर बैठे थे, लेकिन अब ये धरना खत्म होगा। बिल्कुल, ये धरना खत्म हो चुका है। अभिषेक, आपको बता दें कि श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री तक उनकी मांग पहुंच चुकी है और उनके विभाग के मंत्री तक उनकी मांग पहुंच चुकी है और बहुत जल्द उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। क्योंकि बहुत से तमाम जो मरीज हैं वो सफर कर रहे थे, इसको देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने वो वहां पर गए, इको गार्डन गए और उनको समझा बुझा करके धरने को फिलहाल समाप्त करवा दिया है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है ये। चलिए पूजा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद सत्र में विपक्ष के हंगामा करने का बड़ा हमला बोला है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी की IT सेल की कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कभी भी कोई मुद्दा नहीं होता। संसद के हर सत्र में बिना किसी तथ्य के हंगामा करना इनकी आदत सी हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि हर चुनाव को प्रभावित करना इनकी चाल है। हर संसद सत्र में तथ्यहीन नया मुद्दा लाकर हंगामा करते हैं। हंगामा करना विपक्ष की आदत हो गई है। आदरणीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हम लोग देखते हैं अनावश्यक मुद्दों को मुद्दा बनाया जाता है और ये मुद्दों की तिथि और उनका कौन सा ऐसा अवसर होता है जब भारत सरकार अपनी किसी एक बड़ी उपलब्धि या किसी बड़ी घोषणा के साथ सामने आ रही हो। देश जब किसी एक बड़ी घटना का गवाह बनने वाला हो, तब देश के अंदर वातावरण उस रूप में खराब करने का प्रयास होता है और उसका माध्यम बनता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से फिर अन्य स्थानों पर उसे प्रेषित किया जाता है, फिर वह उसका एक मुद्दा बन जाता है। मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की दिशा से ये सब कार्यक्रम इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की आईटी और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला का आयोजन आज लखनऊ में किया गया। इसके लिए प्रदेश भर की आईटी और सोशल मीडिया टीम को बुलाया गया था। चुनावी तैयारियों के तहत बीजेपी अपने हर विंग को ट्रेनिंग देकर सशक्त करने में जुटी हुई थी, ताकि विपक्ष को हर मोर्चे पर मात दी जा सके। कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव और केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और सुनील बंसल सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी विधानसभा को लेकर सोशल मीडिया टीम की रणनीति तय की गई। इस कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। इस दौरान आईटी और सोशल मीडिया के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय भी कार्यशाला में मौजूद रहे। सबसे एक तरह से चुनौतीपूर्ण ढंग से इस बार के भी चुनाव को लड़ना है और सपा, बसपा, कांग्रेस और जो तमाम दल हैं जिनका नाम लेने की मैं आवश्यकता नहीं महसूस करता, ये सारे एकजुट होकर के लड़ेंगे, तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के आशीर्वाद के बल पर 2022 में 2017 से अधिक सीटें जीतने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी इस बार भी चुनाव के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता है। और एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। दौरा कितना खास है, रिपोर्ट से समझिए। यूपी चुनाव सर पर है, इसलिए जनता को सराखों पर बिठाने की कवायद भी तेज हो गई है। लखनऊ वाले दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली वाले लखनऊ आ रहे हैं और इन सबके पीछे वजह एक ही है, वो है चुनाव। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आए। यूपी के मुखिया सांसदों के साथ दिल्ली गए। फिर दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह यूपी आए। आने जाने का ये क्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में एक बार फिर बीजेपी की राजनीति की बिसात बिछाने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 अगस्त को 2 दिवसीय यूपी दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों से संवाद करेंगे। इसके अलावा मिशन 2022 को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये पूरा कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान जेपी नड्डा एसजीपीजीआई में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से भी मुलाकात कर सकते हैं। जेपी नड्डा का ये दौरा बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी आने वाले दिनों के लिए रणनीति पर लगातार मंथन कर रही है। आला कमान का आना जाना जारी है। पार्टी को निचले स्तर तक, गांव-गांव तक मजबूत करने के लिए ब्लॉक प्रमुखों से सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करने वाले हैं। बीजेपी सूबे में सत्ता बरकरार रखने के लिए लगातार विपक्षी दलों से लड़ाई के लिए रणनीति बना रही है। नड्डा लखनऊ में रहेंगे और कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में गहनता से पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी होगी। लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ के बीच लगातार ट्रैफिक को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, क्योंकि बीजेपी आगामी चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है। मथुरा में आज 1 दिवसीय दौरे पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे, जहां पर उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में भगवान के दर्शन कर लिए। दर्शन के बाद उन्होंने पौधारोपण भी किया। इसके साथ ही वृंदावन के कुंभ मेला स्थल पर हजारों पेड़ लगाने की शुरुआत की। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आज प्रदूषण से मुक्ति के वृक्ष बहुत जरूरी है, इसीलिए आज हजारों पेड़ लगाने की शुरुआत की है। देखिए, पूरा ब्रज हरा भरा रहे, जो ब्रज का पुराना स्वरूप था, हरा भरा ब्रज, उसी के तहत पूरे ब्रज में वन विभाग की तरफ से 30 लाख पौधे हम लोग लगा रहे हैं। प्रत्येक गांव में
3,100 पौधे लगाने का संकल्प है। और अब ये जो वृक्ष लगा रहे हैं हम सब, ये जो हमारे दुकानदार भाई हैं, ये सब इनकी ऑनरशिप में रहेंगे। ये वृक्ष लगाना ही मात्र नहीं, वृक्ष की देखभाल करना, जैसे बच्चों को पालते हैं ऐसे इन वृक्षों को पालना है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भगवान गणेश के मंदिर में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी को लेकर सिविल न्यायालय लालगंज में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया। ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल की ओर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दाखिल परिवाद की कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रमेश पांडे और अनिल त्रिपाठी महेश ने कोर्ट से कहा कि पाकिस्तान में भगवान गणेश के मंदिर में आगजनी और कट्टरपंथियों की ओर से पूजन सामग्री नष्ट किए जाने से भारत देश में हिंदू आस्था रखने वाले करोड़ों भक्तों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। परिवाद की सुनवाई करते हुए सिविल जज ललिता यादव ने याचिकाकर्ता के बयान को दर्ज करने के साथ इसकी पौष्यता पर सुनवाई के आदेश दिए। वहीं कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को करेगी। ये एक जानलेवा हमला है मानवीय सभ्यता पर, भारत की संस्कृति। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि विश्व अपना परिवार है, और पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं इस समय भारत विरोधी स्पष्ट है, उनके नापाक इरादे हैं। तो इमरान खान जो हैं वो पूरी तरीके से भारत में उथल पुथल उत्पन्न करना चाहते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को पारित करा के हमने आज माननीय सिविल कोर्ट में ये परिवाद दाखिल किया है कि भारत के न्यायालय में उनके खिलाफ वाद चले, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आवश्यकता हो तो उसको स्थानांतरित किया जाए। और हमने पुलिस अधीक्षक को भी स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से अपनी एफआईआर की कॉपी भेजी है। कोतवाली लालगंज में मिलकर के हमने यमुना नदी के विकराल रूप धारण करने से यमुना के किनारे बसे गांव बाढ़ से काफी प्रभावित हुए हैं, जिसका जायजा लेने के लिए जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बाढ़ग्रस्त गांवों का हवाई निरीक्षण किया। वहीं जल शक्ति मंत्री ने अनोखा जवाब देते हुए कहा कि नदियों का जलस्तर जरूर बढ़ा है, लेकिन पानी कहीं नहीं भरा। बीते दिन वर्षों से दूसरे राज्यों में बाढ़ से तबाही मची हुई है, लेकिन यूपी पूरी तरह से सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में जनहानि, धनहानि और पशुहानि नहीं हुई, लेकिन अब राज्य बाढ़ से पूरी तरह से सुरक्षित है। स्तर बढ़ने के कारण से कुछ गांवों में पानी चला गया, कुछ घरों में पानी चला गया, और औरैया और अजीतमल ऐसे 2 तहसीलें, 2 ब्लॉक उससे प्रभावित हुए हैं, जिसमें औरैया में 5 गांव ग्राम पंचायतें और अजीतमल की 9 ग्राम पंचायतें उससे प्रभावित हुई। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अभी मैं इटावा में था, इटावा से मैं अभी आपके जिले औरैया में आया हूं। हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से मैंने उन सब गांवों को देखा। बहुत सारे गांवों में चारों तरफ से पानी हो गया है, और हमारे प्रदेश पे लेकर के यहां तक सभी अधिकारियों ने मिलकर के पूरी तन्मयता से, सक्रियता से, सकारात्मकता से लोगों के लिए काम किया, जिसके कारण से इतना जलस्तर बढ़ने के बाद भी हमारा औरैया जिला सुरक्षित है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, कोई पशु हानि नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही नेताओं में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। इस बार यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, अखिलेश सपनों में सपना देख रहे हैं। सिद्धार्थनाथ ने कहा कि कुछ दिन में अखिलेश यादव 540 सीटों पर जीत का दावा करेंगे। अब वो 351 से 400 तक ही पहुंच गए हैं। आप देखना कुछ दिनों में वो कहेंगे मुझे 540 मिल रही हैं और 543 बोलूंगा, क्योंकि वो लोकसभा में इतनी होती हैं। उनको कुछ दिनों में ये भी दिखने लगेगा। राजधानी लखनऊ से एक वीडियो सामने आया जिसमें महिला आदमी को दौड़ा दौड़ाकर पीट रही है। सोशल मीडिया की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक घटना लखनऊ के सिद्धार्थनगर की है। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा मंत्री के विधानसभा के खुनीगांव ब्लॉक में अगरदीडीह विद्यालय में महिला शिक्षा मित्र ने शिक्षक को चप्पलों से पिटाई कर दी, जो कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। वीडियो सामने आते ही बीएसए राजेंद्र सिंह ने बीईओ को जांच सौंपी। बीएसए की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मामले की जांच चल रही है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, महिला किस तरीके से एक व्यक्ति को दौड़ा दौड़ाकर पीट रही है। बीएसए राजेंद्र सिंह ने पिटाई, इसकी अब जांच की बात कही है, लेकिन पिटाई का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है।
मथुरा के थाना राया क्षेत्र के कस्बा राया में रहने वाली एक महिला ने एक युवक पर शारीरिक शोषण और मारपीट करने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि युवक पिछले 5 साल से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण और मारपीट करता आ रहा है। आपको यह भी बता दें कि महिला ने मदद के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा कि युवक और उसके परिजनों ने उसकी बेटी के साथ जान से मारने की खतरा है और धमकी भी दी। सुनिए क्या कहना है उनका। मैं पिछले 5 साल से अपने पति से अलग रह रही हूँ। मैं पिछले 1 साल पहले शादाबाद रोड पे पार्लर में काम करती थी। वहाँ मुझे एक आशीष अग्रवाल नाम का लड़का मिला जिसके पापा का नाम कृष्णकांत अग्रवाल है। और उसने बोला मेरी वकीलों से जानकारी है, मैं तेरा तलाक करवा दूंगा। और वो मुझे तलाक के लिए किसी वकील से मिलाने के लिए बहाने से मुझे ओमेक सिटी वृंदावन लेके गया एक फ्लैट में। और उसने वहाँ पे बिहारी जी के नाम का प्रसाद बोल के मुझे एक प्रसाद खिलाया और मैंने वो प्रसाद खा लिया। उसमें पता नहीं क्या मिला हुआ था और मैं उसे नशे की हालत में बेहोश हो गई। उसने मेरे साथ शारीरिक शोषण किया, सब कुछ किया जो उससे हो सकता था। उसने मेरे साथ में गंदे से गंदा सब कुछ किया। जब मुझे होश आया मेरे पास कपड़े वपड़े कुछ नहीं। बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल से जल के निर्माण कार्य में हो रही व्यापक अनियमितता को लेकर बुंदेलखंड किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील में विभागीय कर्मियों और निर्माण कंपनियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बुंदेलखंड किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपकर कार्यवाही की मांग की। पूरे देश में प्रधानमंत्री महोदय ने हर घर को नल के जरिए जल सप्लाई करने के लिए योजना बनाई। नमामि गंगे इसका नाम रखा गया है। लेकिन हमारे यहाँ बुंदेलखंड में जो ठेका रश्मि मैकेनिक को दिया गया है, ये 7 राज्यों से रिजेक्ट पाइप बुंदेलखंड में लाके लगा रहे हैं। इसको 7 राज्यों के अभियंताओं ने निरस्त कर दिया। पाइप कह दिया ये पाइप किसी काम के नहीं। लेकिन हमारे यहाँ के आलोक सिन्हा, DK सिंह नाम के 2 अभियंता जो महाभ्रष्ट हैं, इन्होंने रुपया लेके सीधे कह दिया पाइप सही है। वही कंपनी जो 7 राज्यों से रिजेक्ट पाइप है वो हमारे बुंदेलखंड में लगा रहे हैं। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। अगर ये नहीं रोका। अन्न महोत्सव कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस MLC दीपक सिंह ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार राशन कार्ड के माध्यम से अंत्योदय योजना लाई थी तब भाजपा इसका विरोध कर रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के लोगों ने अन्न महोत्सव नहीं मनाया बल्कि उन गरीबों का अपमान किया जो राशन के हकदार थे, जिन्होंने वर्षों से कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरू की गई खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हर परिवार को 35 किलो राशन मात्र 85 रुपए मिलता था। 440 रुपए की छूट होती थी। मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की संपत्ति कुर्क होने की सूचना मिलने के बाद मुख्तार अंसारी ने स्वजनों से 5 मिनट तक फोन पर बातचीत की। आपको बता दें कि सप्ताह में 5 दिन हर कैदी को जेल प्रशासन की ओर से समय निर्धारित किया गया है कि वो अपने परिजनों से बातचीत कर सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से लगातार शिकंजा कसे जाने पर मुख्तार सहित उनके परिजन काफी परेशान हैं। श्रावस्ती से खबर है। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया, जहां रिक्रूटों की ओर से की जा रही परेड को उन्होंने सलामी दी। एसपी ने परेड का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने यूपी 112 वाहनों की भी निरीक्षण किया और तैनात पुलिसकर्मियों को आमजन से अच्छा व्यवहार करने की नसीहत दी। उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कारों की घोषणा की। बता दें कि 8 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री धामी और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री पुरस्कृत करेंगी। प्रदेश भर की 22 महिलाओं को राज्य स्तरीय तीलू रौतेली और 22 को आंगनबाड़ी राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भुवन कापड़ी पहली बार उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष के कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए दिखाई दिए। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा भी की। बैठक में कहा कि भाजपा ने 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। उत्तराखंड सरकार पर कापड़ी ने कई आरोप लगाए।
कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है न्याय। कांग्रेस युवाओं को रोजगार देकर युवाओं के साथ न्याय करेगी, महंगाई के रोककर आम आदमी के साथ न्याय करेगी, किसानों की आय बढ़ाकर और किसानों को सुविधाएं देकर किसानों के साथ न्याय। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद जुगलान ने राज्य सरकार पर हमला बोला। जुगलान ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आज विकास के नाम पर फेल हो रही है। आज प्रदेश में युवा बेरोजगारी का तंज झेल रहा है, लेकिन राज्य सरकार को युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। युवा सड़कों पर है, प्रदेश में सिर्फ बीजेपी को ही रोजगार मिल रहा है। देखिए, जो तीसरे मुख्यमंत्री हैं, अनफॉर्चुनेटली उत्तराखंड के अंदर जिनको तीसरे को लादा गया है, वो अपने को अगर युवा कह रहे हैं तो पिछले 5 वर्ष भी वो उत्तराखंड की विधानसभा में सत्ताधारी दल के सम्मानित विधायक थे, जिनका नाम मंत्री पद के लिए चलता रहता था। वो 5 वर्ष में ये बताए ना, उन्होंने कब आवाज मुखरता से रुद्रपुर में मेट्रोपोलिस मॉल के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने इस्पात सेंटर पर छापा मारा। कार्रवाई में 6 लड़कियां और 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि सेंटर के काफी समय से इस्पात सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था। पिछले दिनों भी पुलिस इस सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की थी। शुक्रवार को एक शिकायत पर पुलिस इस्पात सेंटर को निशाना बनाया और अनैतिक कार्य में लिप्त लोगों को गिरफ्तार किया। सर, कोई अनैतिक कार्य वहां पे चल रहा था, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात, हम इसका विरोध करते हैं। हम कभी नहीं चाहते कोई गलत हमारे मॉल में हो किसी भी तरह से। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यूकेडी ने भी कमर कस ली है। यूकेडी के मीडिया प्रभारी सुनील ध्यानी ने कहा कि यूकेडी 12 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक प्रदेश के सभी 95 ब्लॉकों में जनता सम्मेलन करेगी। साथ ही 12 अगस्त को यूकेडी भू कानून को लेकर कार्यकर्ता जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेगी। बता दें कि उत्तराखंड के मानसून सत्र में भी यूकेडी सरकार के खिलाफ विधानसभा का घेराव की चेतावनी दी है। कश्मीर और हिमाचल के बाद सेब उत्पादन में उत्तराखंड का नाम आता है, जहां नैनीताल जिले में रामगढ़ का सेब विश्व प्रसिद्ध है। मौसम में बदलाव के चलते ओलावृष्टि और बारिश की वजह से सेब की गुणवत्ता पिछले कुछ समय से खराब हो रही। यहां के काश्तकारों का कहना है कि कुछ सालों से नुकसानी का सामना करना पड़ रहा है। सेब का उत्पादन काफी कम हो रहा है। इसके लिए हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो पहले जिनका चिलिंग रिक्वायरमेंट होती थी उतना पूरी नहीं हो पा रही हमारी जो उसकी जो आवश्यकता है, तो इसके लिए लो चिलिंग वैरायटीज हैं, कुछ अभी आगे ला रहे हैं हम, तो अभी आ रही हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रहे हैं। तो उन वैरायटीज से निश्चित रूप से, और दूसरे पुराने जो बगीचे हैं उसका सही तरीके से जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है, उससे भी उत्पादन। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहे और देखते रहे जनता टीवी। नमस्कार।